हमने फिनिश किया था क्विट इंडिया मूवमेंट पे, और हमने बात की थी कि हम पार्टीशन के बारे में बात करेंगे इंडिपेंडेंस के साथ। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा इंडिपेंडेंस और पार्टीशन, जो दोनों चीज़ें एक साथ हमें मिली, भारत को मिली। ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है जो हमें बता रही है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ब्रिटिश रूल एंड्स हुआ, और यही आज का हमारा टॉपिक है और इसी पे आज हम बने रहेंगे। आप लोगों को अगर कुछ इस पे पहले से जानकारी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सॉरी, ये क्लोज तो कर रही हूँ, लेकिन ये इसको पहले क्लोज करना होगा। ठीक कह रहे हो आप, इसको पहले क्लोज करना होगा। ठीक है, तो हमारी पॉलिटिक्स यानी हमारी भारत की राजनीति कहाँ जा रही थी? हमारी भारत की राजनीति जा रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रभावित होकर उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, 1942 की बात करते हैं, तो ये दौर था 1939 में यानी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आया तब क्या हुआ ऐसा कि क्विट इंडिया मूवमेंट हमने शुरू किया, साथ ही साथ भारतीय राजनीति में उबाल आया, जिसको कहते हैं कि उकसाना आया कि वो सभी के सभी जो थे वो राजनीतिक तौर पे तैयार हो गए ब्रिटिशर्स के विरोध के लिए। फर्स्ट सितंबर 1939 वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच होता है और कैसे होता है आप लोगों को जानकारी तो होगी। शुरुआत जर्मनी ने की। ठीक है, जर्मनी ने आक्रमण कर दिया पोलैंड पर और ब्रिटेन को उसमें शामिल होना पड़ा। क्यों ब्रिटेन को शामिल होना पड़ा? वो पहले जर्मनी की तुष्टीकरण की नीति कर रहा था, उसके साथ वो राजनीतिक तौर पर अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त उसको सामने आना पड़ा और विरोध करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पोलैंड संरक्षित क्षेत्र था ब्रिटेन के लिए, इसलिए पोलैंड के पक्ष में ब्रिटेन भी युद्ध में कूद गया और जर्मनी के खिलाफ कूद गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि 3 सितंबर 1939 वो दिन था जब ये बात भारत में स्वीकार की गई कि भारत भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाएगा। लेकिन ये निर्णय किसने लिया? ये डिसीजन लिया वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने। वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ये डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन वो इस डिसीजन में किसी को भी शामिल नहीं करते। किसी को भी नहीं शामिल करते मतलब वो इंडियन ओपिनियन नहीं मानते, और ना ही वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ किसी तरह का डिस्कशन करते हैं, और ना ही अलग लेजिस्लेचर से लेके कहीं भी उन्होंने किसी भी इलेक्टेड मेंबर या कांग्रेस या किसी से भी इस बात पर सहमति ली ही नहीं कि आप युद्ध में शामिल होंगे या नहीं, भारत इंडिया युद्ध में शामिल होगा कि नहीं, बल्कि इंडिया जो है बिना किसी सहमति के ही लॉर्ड लिथगो के आज्ञा से युद्ध में शामिल हो जाता है। अब ये बात जो है वो किसी को पसंद नहीं आएगी। ये बात हो सकता है कि किसी को पसंद आए, तो वो दोनों पक्ष कौन थे उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सोशलिस्ट जो थे यानी लेफ्ट विंग के जो लीडर्स थे, अगर हम उनको ले लें, सुभाष चंद्र बोस को ले लें, आचार्य नरेंद्र देव को ले लें, जयप्रकाश नारायण को ले लें, तो इन सभी ने एडवोकेट किया कि हमें युद्ध का फायदा उठाना चाहिए। पूरी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दबाव है ब्रिटेन के ऊपर, उसी वक्त हमको भी दबाव बनाना चाहिए और हमें अपना राज्य मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? तो इंडिया का इंडिपेंडेंस मांगना चाहिए। ठीक है, इंडिया का इंडिपेंडेंस मांगना चाहिए, लेकिन उनके आर्ग्यू जो थे उन्हीं तक सीमित रहे और लोग इसमें शामिल नहीं हुए। वो कौन कौन से थे आगे पढ़ेंगे। अब उन्होंने रीजन क्या दिया ऐसा करने का कि क्यों हमको वॉर में शामिल नहीं होना चाहिए? उसका रीजन था वॉर वॉज एन इम्पेरियलिस्ट।
वॉर जो थी, दोनों तरफ से दोनों पक्ष जो थे वो साम्राज्यवादी थे, वो अपने अपने उपनिवेशों यानी कॉलोनीज के लिए आपस में लड़ रहे थे। ये किसी भी तरह से मानवता या नैतिकता की कोई लड़ाई नहीं थी, इसलिए हमें किसी का भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए जब वो लोग एक दूसरे की कॉलोनीज पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो ये इनके हिसाब से बिल्कुल सही बात थी और बहुत से इनके समर्थक भी थे। आगे देखते हैं, ये तो लेफ्ट फ्रंट की बात हो गई। अब इसके अलावा जो और पॉलिटिकल पार्टीज थी, यानी कि कांग्रेस और एक बड़े नेता गांधी जी, उनका क्या मत था इसमें? तो गांधी जी की फुल सिंपैथी थी कि ब्रिटिशर्स को ऐसे समय में बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। जब गलत वक्त आया है, जब वो हमले में हैं, तो उनको इस तरह की डिमांड देकर कि हमें इंडिपेंडेंस दो, बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना चाहिए। तो अब क्या होता है, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स का। ठीक है, ले लिया। और जब उन्होंने ले लिया तो उनके पक्ष के जितने लोग थे उन्होंने भी इस बात पर हामी भर दी कि वो युद्ध में ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। देन अब बाकी के लोग कैसे तैयार होते हैं? उसी समय जर्मनी अटैक कर देता है सोवियत यूनियन पर, यानी रशिया पर, और रशिया के समर्थक यानी कि संघीय लोग जो थे, यानी सुभाष चंद्र बोस से लेके बाकी जितने लोग थे, वो लोग भी उसी समय शामिल हो जाते हैं इस राय में कि नहीं, ये मानवता के लिए लड़ाई है और इसलिए हम लोगों को ब्रिटेन की मदद करनी चाहिए। हम इंडिपेंडेंस की फरमाइश अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। और वो सभी के सभी ब्रिटेन के साथ शामिल हो जाते हैं। अब क्रिप्स मिशन लाया जाता है सरकार की तरफ से। सरकार चुप नहीं बैठने वाली थी, सरकार ने कुछ खुशामद करने की कोशिश की। जब उस पर वॉर का दबाव पड़ा तो उसने सोचा कि इंडिया का पूरा सपोर्ट लेने के लिए हमें एक मिशन इंडिया भेजना चाहिए जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार चले और उनके जो राजनीतिक मांगे हैं उस पर ध्यान दे। अब देखते हैं उन्होंने जो मिशन भेजा वो था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने क्या काम किया, उसके क्या सदस्य थे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये क्यों दबाव बना ये भी देख लेते हैं कि आखिर ब्रिटिश सरकार तैयार हो गई क्रिप्स मिशन को भेजने के लिए। तो दबाव बनने का कारण था रंगून और अंडमान निकोबार तक जापानीज सेना आ चुकी थी। अंडमान निकोबार कितना दूर है भारत से? बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन वहां तक अगर जापान आ चुका है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब भारत अछूता नहीं है, भारत पे हमला होने में बहुत समय नहीं लगेगा। और ये दबाव जो है भारतीयों पर भी बन रहा था। वहीं पर ब्रिटिश सरकार पे भी यही दबाव बन रहा था। तो उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा और उसके अनुसार वो सेटलमेंट चाहते थे इंडिया से कि इंडिया एक्टिवली कॉर्पोरेशन दे दे अपना वॉर में। ठीक है, पूरी तरह से वॉर में शामिल हो जाए। अब क्रिप्स मिशन जो भेजा गया उसकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई और ये बात पूरी तरह से धोखाबाजी की तरह दिखी कि आपने कहा कि आप हमें स्वायत्त सरकार देंगे, आपने कहा कि हम भारतीय जनता को उसका वोट देने का अधिकार देंगे, इलेक्शन का अधिकार देंगे। सारी मांगे जो थी दरी की दरी रह गई क्योंकि क्रिप्स मिशन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया। तब उसके बाद सरकार ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दूसरा मिशन भारत भेजा और वो था कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन पे हम बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि मार्च 1942 में कैबिनेट मिनिस्टर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन
के हेड थे, वो प्रपोजल लेकर आते हैं। और उनके प्रपोजल्स क्या थे? उनके प्रपोजल थे, पहला, इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेट्स, हमें डोमिनियन स्टेट्स दिए जाएंगे, यानी स्वायत्त सरकार दी जाएगी, ठीक है। और इमीडिएटली आफ्टर द वॉर, एकदम वॉर खत्म होते ही हमें ये दिया जाएगा। देन हमारी इच्छा होगी तो हम कॉमनवेल्थ में यानी कि राष्ट्र संघ में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, हाँ। और यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल बॉडीज के साथ हमें पार्टिसिपेट करने की आज़ादी है। हम खुद चाहें तो शामिल हो सकते हैं, ना चाहें तो ना शामिल हो सकते हैं। हम पर ब्रिटिशर्स का कोई दबाव नहीं बनेगा, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी शत्रुता जैसे ही समाप्त हो जाएगी, ये सब कुछ क्रिप्स मिशन के दावे हैं, इसको ध्यान से देखिए। हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता जैसे ही समाप्त हो जाएगी, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। नया कॉन्स्टिट्यूशन किसका बनाया जाएगा? भारत का बनाया जाएगा। और ब्रिटिश इंडिया के लोग उसके मेंबर्स होंगे, यानी इंडियंस भी उसके मेंबर्स होंगे। नेटिव स्टेट्स को भी जगह दी जाएगी। और प्रिंसेस 50% इलेक्शन से लोग आएंगे और 50% को प्रिंसेस जो है वो इलेक्ट करेंगी या नॉमिनेट करेंगी, जो इस मिशन के हिस्सेदार होंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन के दावे हो गए। अब इसी बीच में कांग्रेस क्या कर रही थी? तो कांग्रेस कर रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट की तैयारी। क्यों तैयारी कर रही थी वो आप लोगों को मालूम है। मिशन हर बार फेल होता था, एक दो मिशन नहीं आए थे, बावजूद उसके कांग्रेस अपने काम से पीछे नहीं हट रही थी, वो राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी कर रही थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन बॉम्बे 8 अगस्त, हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था कि 8 अगस्त यानी अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को, क्योंकि ये अगस्त में प्रपोज हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया अंदर गांधी जी की डायरेक्शन और लीडरशिप में, जिसको हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस पे क्या करना था? गांधी जी ने सीधे सीधे कहा कि ब्रिटिशर्स को इंडिया क्विट करके जाना पड़ेगा, छोड़ कर जाना पड़ेगा हर हालत में, है ना। और इसके लिए उन्होंने एक फेमस नारा भी दिया, वो नारा था डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि फाइट टू द फिनिश, हम अंत तक लड़ेंगे, ठीक है, हम जान दे देंगे लेकिन हम लड़ते रहेंगे अपनी आजादी के लिए, ठीक है। अब इसी बीच इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होते हैं कब? 1945-46, 1945 से 46 में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिलती है, उसको लगभग 91% वोट मिलते हैं। वहीं मुस्लिम लीग भी पीछे नहीं है, वो 74.7% वोट से आगे निकल जाती है। बाकी चाहे वो अम्बेडकर की पार्टी हो, चाहे किसी भी पर्सन की पार्टी हो, सभी की सभी पार्टियां कुछ खास नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये दो बड़ी पार्टियां उभर के सामने आ रही हैं, एक मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस, ठीक है। अब ये इलेक्शन का दबाव क्या गवर्नमेंट पर बनेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, वो देख लेते हैं। जनादेश उसको समझ में आ रहा है कि लोग वाकई चाहते हैं कि उनकी अपनी सरकार हो। इस दबाव का, इलेक्शन के दबाव का नतीजा होता है कैबिनेट मिशन प्लान हम पर लागू हो जाता है मार्च-जून 1946 में। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? उसने
बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई थी, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चीज़ दी गई थी, लेकिन ये प्लान एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ बाद में बात करेंगे, पहले इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही इलेक्शन जीतकर पार्टीज आती हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की गवर्नमेंट जो है वो निगोशिएशन स्टार्ट कर देती है इनसे, भारतीय राजनीतिज्ञों से, और उनके अपने ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स को यहाँ पर भेजती है। कैबिनेट मिशन प्लान उसी को कहा जाता है। इसके मेंबर्स थे पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 मेंबर्स थे जो इस प्लान को यहाँ लेकर आए, और 1946 में इन्होंने उनका जो पर्पस था 1946 में इसको डालने का, वो पर्पस क्या था? पहला, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्योर फॉर द फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस। सीधे सीधे तौर पे अगर हम स्वतंत्रता दे रहे हैं भारतीयों को, तो हमें उनके लिए प्रोसीड्योर भी बनाना है और प्रिंसिपल भी बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए। वो हमारा संविधान तैयार करवाने में हमारी मदद करना उनका पहला काम था। दूसरा काम था द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट बेस्ड ऑन वाइडेस्ट पॉसिबल एग्रीमेंट अमॉन्ग द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की एक्सेप्टेंस के साथ इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और सभी को मौका दिया जाएगा भारत की सरकार को चलाने का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उसका टारगेट क्या था, ये हम समझ गए। अब हम ये देखेंगे कि उस प्लान के प्रोविजंस क्या थे। तो पहला प्रोविजन जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बनाना। कैबिनेट मिशन प्लान का पहला प्रोविजन था टू एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया फ्यूचर गवर्नमेंट, है ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना ही उसका काम था। इसके बाद दूसरा उसका काम क्या था? इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्रता देना। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता देना, यूनाइटेड इंडिया को स्वतंत्रता देना। यहाँ किसी पार्टीशन की बात नहीं है कैबिनेट मिशन प्लान में, है ना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दोनों को साथ रखना। फिर उसका दूसरा टारगेट क्या था? प्रोविजन पावर ट्रांसफर, बहुत ही इजीली और अच्छी तरह से बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी दंगे, बिना किसी मारकाट के पावर ट्रांसफर कर देना। ब्रिटिशर्स जो हैं अपने सारी पावर्स जो है इंडियंस के हाथ में देके प्यार से इंडिया से चले जाएंगे। कोई युद्ध नहीं होगा, कोई मारामारी नहीं होगी। देन यूनियन ऑफ इंडिया बनाना, एस्टैब्लिश यूनियन ऑफ इंडिया विच वुड इंक्लूड बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट्स, जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया तो होगा ही, उसके अंदर के स्टेट्स भी होंगे और जो फॉरेन अफेयर से लेके डिफेंस और बाकी कम्युनिकेशंस को भी संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका काम था एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बनाना। ठीक है, यानी भारत को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट करके जाना। जो प्रपोज 3 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, 3 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अभी भी हमारा है, उस समय भी यही प्रपोजल हुआ था कि इसको बनाया जाएगा। उसके बाद आता है अवॉइड पार्टीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कैबिनेट मिशन प्लान का कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 प्रोविंसेस के साथ पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक छोटा राज्य होगा, छोटा देश होगा और अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। ये इसमें बात कही गई थी। ओके, तो अब इतने सारे प्रोविजंस के बाद इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है, यानी अंतरिम सरकार बन जाती है, जिसकी बात क्रिप्स मिशन में भी कही गई थी
और कैबिनेट मिशन में भी कही गई थी, लेकिन कार्नेज फैल जाता है 1946 में, यानी दंगे, है ना। दंगे कैसे फैलते हैं, कम्युनल कार्नेज कैसे फैलता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। वाइसराय वेवेल का कॉल था, उन्होंने कांग्रेस को बुलाया और बोला गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्योंकि वो 91% वोट्स लेकर जीती थी, है ना, बनाने के लिए कह दिया गया। लेकिन इसी समय अपने आप को तिरस्कृत या फिर अछूता पाकर जिन्ना को गुस्सा आ गया, मोहम्मद अली जिन्ना को, और जिन्ना इनिशिएटेड द पॉपुलर एजिटेशन फॉर पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के लिए आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया और अनाउंस कर दिया कि 16 अगस्त 1946 का दिन जो है डायरेक्ट एक्शन का डे मनाया जाएगा, यानी आपके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी, हम जहां हैं वहीं से कार्रवाई करेंगे। और ये क्लियर मैसेज था उनका अपने फॉलोअर्स के लिए कि आप जहां भी हैं वहां से आक्रमण शुरू कर दीजिए। ठीक है, और यही वजह थी कि दंगे, कम्युनल राइट्स फैल गए और संभालना मुश्किल हो गया। ठीक है, और अंतरिम सरकार की कोई भी कद्र नहीं रही। सिर्फ बॉम्बे में ये मामला नहीं रहा, इसका चेन रिएक्शन कंट्री में हर जगह फैल गया, एक के बाद एक शहर इसके चपेट में आते चले गए, है ना। नोटेबली बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, बिहार, सर्टेन पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, NWFP और पंजाब। ये NWFP है बेटा, ये पाकिस्तान का पार्ट, ठीक है, इसको बोला जाता था पाकिस्तान प्रोविंस। तो ये जगहों पर दंगे बुरी तरह से फैल गए। अब आता है माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन का माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून को 1947 यानी 1947 में। और इस प्लान के मेन पॉइंट्स क्या थे भारत को संभालने के लिए? ठीक है, पार्टीशनिंग ब्रिटिश इंडिया पहला पॉइंट दे दिया गया कि भारत का विभाजन होगा, क्योंकि कम्युनल राइट्स को देखने के बाद गवर्नमेंट को यह एहसास हो गया कि भारत को विभाजित कर देना चाहिए। ठीक है, तो पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया डिसाइड हो गया। द प्लान पार्टीशंस ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। 2 हिस्सों में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान में। अब दूसरी बुरी बात जो इस माउंटबेटन प्लान की थी वो थी प्रिंसले स्टेट्स। प्रिंसले स्टेट्स को ये आजादी दी गई, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहें, चाहे तो इंडिया के साथ रहें, या फिर वो अपनी स्वायत्त सरकार, अपना स्वतंत्र रहें। ये बिल्कुल ही डिस्गाइजिंग जो डिसीजन था। क्यों ये डिस्गाइजिंग डिसीजन था? क्योंकि प्रिंसले स्टेट की संख्या उस समय बहुत ज़्यादा थी भारत में, सभी अपने स्वायत्त राजा थे, वो सभी के सभी भारत से मिलने से इनकार कर दिया उन लोगों ने, और अपनी अपनी स्वायत्त सरकार उन्होंने बना ली, जिसमें हैदराबाद के निज़ाम भी थे, जो लास्ट तक नहीं मान गए। हालांकि पटेल के प्रयास से बाकी सारे प्रिंसले स्टेट्स को मना लिया गया, हैदराबाद लास्ट तक नहीं माना था, कश्मीर भी नहीं माना था, कश्मीर और हैदराबाद को लास्ट में मनाया गया, और जूनागढ़ की रियासत, 3 जो थे वो नहीं माने थे। तो ये जो है, इनको आज़ादी दी गई कि ये पाकिस्तान में रहें, चाहे इंडिपेंडेंट रहें, चाहे जो करें। उसके बाद आ जाते हैं तो बाउंड्री कमीशन। बाउंड्री कमीशन का काम था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको निश्चित करना, यानी कि बनाना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी और
वो लागू नहीं होगी मुस्लिम एरियाज पे, जहाँ पे मुस्लिम जातियाँ ज़्यादा होंगी। ये भी इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मदद की जाएगी, लेकिन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। मतलब मुस्लिमों को पूरी तरह से आज़ादी दी गई। उसके बाद आता है सोवरनिटी यानी संप्रभुता का सवाल। ठीक है, संप्रभुता का सवाल क्या था? द प्लान स्टेट दैट द बोथ कंट्रीज वुड गेट सोवरनिटी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, पूरी तरह से कह दिया गया कि आप आज़ाद हैं, अब आप किसी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट या किसी दूसरी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, इसलिए इनको कंप्लीट सोवरनिटी मिल गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस की बात आती है, तो आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ द राइट और ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इनको लीड दी गई कि अपने संविधान खुद बना सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या फैसला रखा गया? तो द प्लान स्टेट दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली बंगाल एंड पंजाब वुड वोट फॉर पार्टीशन अलोंग रिलीजियस लाइंस। ठीक है, पंजाब और बंगाल के जो एरिया हैं वो धार्मिक क्षेत्र के आधार पर उनकी जो भाषा है उस हिसाब से वो वोट कर सकते हैं कि वो भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में मिलेंगे। और सिंध के साथ भी यही हुआ, क्योंकि सिंध भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो उसको आज़ादी दी गई कि वो पाकिस्तान के साथ रहेगा या फिर हिंदुस्तान के साथ, ये वो तय कर ले। अब इसके बाद हमें जिसका इंतजार था, भारत की आज़ादी यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो कब आया? तो वो आया 18 जुलाई 1947। ठीक है, 18 जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। ठीक है, इस एक्ट में भारत को आज़ाद किया गया और डिक्लेयर किया गया कि दो डोमेनियन जो हैं 14 और 15 अगस्त को जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे विथ पार्टीशन, है ना। तो अब इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन 15 अगस्त 1947 यानी कि हमें मिल गया भारत एक आज़ाद रूप में। 14 अगस्त को सबसे पहले पाकिस्तान को आज़ाद किया गया, वहाँ पे कराची में फंक्शन हुआ और माउंटबेटन ने वहाँ पे पावर हैंडल की सबको, और किंग ने मैसेज दिया, जिन्होंने पहला गवर्नर जनरल का वहाँ पे पद संभाला। और 15 अगस्त को भारत में यही काम किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया और अपनी फेमस स्पीच दी, जो स्पीच थी ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। डेस्टिनी से हमने वादा किया था, नियति से हमने वादा किया था कि हम मिलेंगे और हम आज मिले हैं, है ना। हम आज़ादी से मिलने का हमने वादा किया था और आज़ादी से हम आज मिले, इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, तो देन हमने आज कंप्लीट कर लिया इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। किसी का कोई सवाल है? ओके, थैंक यू।